चैनल कैरियर फॉर यू में। और आज हम पढ़ रहे हैं समास। कल मैंने आपको समास के बारे में थोड़ा ही पढ़ाया था और आज हम समास को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको समास की परिभाषा एवं प्रकार बताए थे। तो पहला हम आपका समास में पढ़ेंगे। आज पहला हम आपका पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका ये पहला समास पढ़ेंगे जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, आप दो चीज़ याद रखिएगा। पहला आपका होता है पहला पद प्रधान। ठीक है, पहला पद प्रधान होगा और दूसरा आप याद रखिएगा पहला पद अव्यय होगा। ठीक, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा याद रखिएगा कि पहला पद हमेशा अव्यय होता है। और तीसरा आप इसमें आप अव्ययी भाव में आप उपसर्ग देख लें तो आप समझ लें अव्ययी भाव है। अगर आपको कोई बताते तो आपके उपसर्ग इसमें कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले आप इनके सारे उपसर्ग लिख लेंगे। उनमें से आपके उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो देखिए तीसरी बात है ये आपकी, तो इसमें आपका प्रा आ जाएगा, आ जाएगा, पे आ जाएगा, नी आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, अति आ जाएगा एवं यथा, नि, अनु एवं आपका आ जाएगा भर। ये सारे उपसर्ग का उदाहरण होता है, वो उदाहरण होता है इनका प्रतिदिन। तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इनका है आपका प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में आप देखेंगे कि प्रा जो आपका है ये उपसर्ग है। और यहाँ आपने देखा कि तीसरे नंबर पे क्या बात लिखी है कि अगर प्रा उपसर्ग आता है तो आपका अव्ययी भाव समास है। तो आप आगे पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें आप मेन चीज़ याद रखिएगा पहला कि जिसका दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। और दूसरा बात आप हमेशा याद रखिएगा कि दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह हो। ठीक, तो कारक चिन्ह आपके 8 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। तो कारक चिन्ह आपके होते हैं, पहला होता है आपका कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से मतलब अलग होना और संबंध मतलब का, के, की और अधिकरण मतलब में और पर और संबोधन होगा हे और अरे। ठीक है, लेकिन आपका संबोधन नहीं पूछते हैं कारक में, ये नहीं आता है आपके तत्पुरुष समास का, कोई भी अंग नहीं होगा इसमें संबंध से। लेकिन हाँ, ये आपके सातों अधिकरण तक पूछे जा सकते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कारक चिन्ह आपने जान लिया। और अगर मैं आपको उदाहरण की बात करती हूँ कि आप इसमें उदाहरण क्या पहचानेंगे, तो आपका उदाहरण होगा, मान लीजिए जैसे राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। तो मैंने आपको पहला कहा था कि पहला पद दूसरा पद इसका हमेशा प्रधान होता है और दूसरा बात दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह में आप सबसे पहले देखेंगे तो देखिए का आता है। ठीक है,
इसमें का आता है, तो क्योंकि ये संबंध कारक है, का के संबंध कारक में का के की आता है, तो ये आपका हो गया, आपका कारक चिन्ह हो गया। तो देखिए बीच में कारक चिन्ह इन दोनों के बीच में आ गया, दोनों शब्दों के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष। उसका उदाहरण ले लेते हैं, रसोई घर। ठीक है, तो रसोई घर में आप कैसे लेंगे, इसका क्या अर्थ होता है कि रसोई के लिए घर, यही तो अर्थ होगा इसका, रसोई के लिए घर। तो इसमें भी आप ऐसे फैला के भी बता सकते हैं कि इसको आप क्या नाम है विस्तृत रूप में लिख के देख सकते हैं, ये भी कारक चिन्ह है। और अगर आपका पूछता है, मान लो चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं कि धनहीन, अगर आपका आ जाता है धनहीन को बताइए कि यह तत्पुरुष समास है, तो आप इसको कैसे जानेंगे, धनहीन। तो धनहीन बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि धन से हीन व्यक्ति, मतलब जिनके पास पैसे ना हो। तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, धन से हीन। तो यहाँ आप ज़रा ध्यान दीजिए, तो दो शब्दों के बीच में आपका क्या आया है, कारक चिन्ह आया है। तो कारक चिन्ह आता है तो आपका क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे हम आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास, तो इसमें सबसे मेन चीज़ याद रखिएगा कि जैसे इसमें आएगा है, जो के समान, रूपी, जैसा, एवं, जैसो अगर आता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, इसके अगर हम आपको उदाहरण बोलते हैं तो आपका उदाहरण इसका देखिए क्या हो सकता है, नील गाय। ठीक, नील गाय। तो नील गाय का अगर आप अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नील गाय का आपका अर्थ हो जाएगा नीली है जो गाय। ठीक है, आप इसको बोल भी सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं कि नीली है जो गाय। ठीक, क्या हो गया, नीली है जो गाय। तो सॉरी इसमें कॉमन नहीं है, तो है जो देखा आपने, ठीक है जो देखो, तो इसमें आपका है जो आए ना, है जो आया, तो जब ये है जो आ जाए, नीली है जो गाय, तो आप इसका समझ लीजिएगा कि ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, तो चौथा हम देखते हैं, आपका चौथा जो समास आता है वो आता है आपका द्विगु समास। ठीक है, इसमें अगर आपको पूछे कि आप द्विगु समास कैसे पहचानेंगे, तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो, इसमें सीधी चीज़ आप लिख लीजिएगा, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। उदाहरण में जैसे आप देख लीजिए, दो पार, चौराहा, त्रिभुज, त्रिसंख्या। ठीक, तो आप इसमें देखेंगे तो दो पार मतलब दो, मतलब आपका दो हो जाता है, चौ माने चौराहा, तो मतलब आपका चार ऐसे आ ही जाएगा, त्रि आ गया तो आपका तीन हो जाएगा, त्रि आ गया आपका तीन हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो आपका आ रहा है वो संख्यावाचक आ रहा है। सारा शब्द इसमें गिनती में नहीं होंगे, सारा शब्द इसमें नहीं होता है, पहला पद प्रधान गिनती ही होगी और कुछ नहीं होगा। अगर जैसे आपका ये आता है अठन्नी और सप्ताह, तो आप सोचो कि ये आपका द्विगु समास नहीं है, तो हाँ ये भी आपका द्विगु समास तो होता है कितना, आठ आना। तो आठ आना, वो तो आठ आपका क्या आया, आठ आया, तो ये भी आपका द्विगु समास हो। और हो गया आपका सप्ताह, तो सप्ताह के माने होते हैं 7 दिन, तो 7 दिन, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो ये भी आपका द्विगु समास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो पांचवा आपका है द्वंद्व समास। ठीक, इसमें अगर आपको पूछे कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य द्वंद्व समास में है, तो दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह अगर आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह अर्थात आपको ये चिन्ह दिख जाए तो
आप समझ लीजिएगा कि ये द्वंद्व समास है। और अगर आपको इसकी परिभाषा पूछता है तो परिभाषा में आप लिखेंगे जिसके दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक, जिनके दोनों पद प्रधान हो वह बीच में योजक चिन्ह है, दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है। और तीसरी बात आप याद रखिएगा कि और अथवा या ये तीन जैसे शब्द छिपे हो, ठीक है, ये तीन जैसे शब्द छिपे हो तो समास खोलने पर आते हैं। यदि आप किसी शब्द के समास मतलब किसी शब्द को या समास को खोलोगे और आपको ये तीन शब्द वाक्य में छिपे मिलते हैं तो आप समझ लीजिएगा द्वंद्व वाक्य हैं। उदाहरण के स्थान पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे माता पिता, ठीक, तो इसमें आप द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे? देखिए माता पिता, तो आप देखेंगे माता और पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माता और पिता। तो और आपका आ गया यहाँ पे, देखिए जब आप माता और पिता के बीच के समास को खोलेंगे तो आप बोलेंगे माता और पिता, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर दूसरा लीजिए तो बोले भाई, आपका हो जाएगा भाई और बहन। तो इसमें आप क्या बोलते हैं? भाई और बहन, ठीक है। तो ये देखिए ये भी आपका आ गया, तो ये भी आपका समास खोला आपने तो इसमें और छुपा हुआ मिला। अब आगे देखते हैं, अगला आपका और आखिरी समास है वो है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास में आप जब पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि बहुव्रीहि समास की अगर आपको पहली बात बोली जाए तो दो शब्द आपस में जुड़े रहेंगे। पहला क्या होता है? दो शब्द आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है, दो शब्द आपस में जुड़े रहेंगे। और दूसरा बात आप याद रखो कि जिसके दोनों पद प्रधान न होकर बल्कि कोई तीसरा पद या विशेष पद अथवा अर्थ प्रधान हो, मतलब कि दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। और चौथी बात अब याद रखना कि दो शब्दों का समान अर्थ न लेकर कोई अलग अर्थ लिया जाए तो वह बहुव्रीहि होगा। उदाहरण में अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे नीलकंठ, तो जब आप नीलकंठ का समास खोलोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव। क्या बोलोगे? नीला कंठ जिसका, अर्थात शिव, मतलब शंकर भगवान। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीला कंठ दो ये एक शब्द था, दोनों हमने जब समास खोले तो नीला कंठ दोनों अलग अलग हो गए। तो दोनों, इसमें मैंने आपको क्या बोला? जिसके दोनों पद मतलब दोनों पद प्रधान न होके कोई तीसरा पद निकाल दे या कोई तीसरे पद का अर्थ निकाल दे तो वह आपका बहुव्रीहि समास होगा। अर्थात एक और लिख लो आप उदाहरण कि चक्रधर, इसका आप समास खोलोगे तो चक्रधर मतलब क्या हुआ? विष्णु। चक्रधर मतलब चक्रधारी को अर्थात विष्णु। तो चक्र और धारी कब आप कोई अर्थ नहीं निकाल पाए, तीसरा आपका अर्थ निकल गया विष्णु मतलब विष्णु भगवान, तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुव्रीहि समास में आपको लगभग भगवान के नाम मिलेंगे, तो ये भी चीज़ आपकी ट्रिक वाइज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।